करेंगे। Good afternoon, everybody. Now, today we are here again for another class of Bachelor of Business Administration, fourth semester students. The class timing is from 1 p.m. to 2 p.m. The subject is Human Resource Management, and the date is April 17th, 2021. Right. So in the lecture that we had yesterday, we had discussed about the objectives of human resource planning. Now today we will be discussing the factors influencing human resource planning, right? So let's see what are those factors that are influencing human resource planning. कल हम लोगों ने जो टॉपिक किया था उस टॉपिक में हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को समझा था, उसके बाद ये समझा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टाइप एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। ठीक है, अब जैसे हमने डाइवर्सिफिकेशन या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी की बात की थी ऑब्जेक्टिव्स में, तो अगर उस टाइप का स्ट्रैटेजी है या और किसी टाइप का स्ट्रैटेजी है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हमें उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। दूसरा पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइकिल एंड प्लानिंग के ऐसा आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइकिल के कौन से स्टेज में है। ठीक है वो भी डायरेक्टली हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करता है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन अभी स्टार्टअप है या शुरू हो रही है या इंट्रोडक्शन स्टेज में, मतलब अभी शुरू ही हुई है, तो उसकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा रिगरस होगी। ठीक है, और अगर एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, काफी टाइम से चल रही है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन है, ठीक है, उसके सिस्टम सारे बने हुए हैं, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग थोड़ा सा एक तरीके से कह लीजिए इजी हो जाएगी, या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग थोड़ा सिंपल होगी। ठीक है, क्योंकि वो एक यूजुअल प्रोसेस होगा। तीसरा चीज जो है फैक्टर वो है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी। एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, क्योंकि एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है जो डायरेक्टली आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे अफेक्ट कर रहा है, तो उससे आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अफेक्ट होगी। तो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को जो इन्फ्लुएंस करता है वो है एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। जो एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटीज हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसको, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। चौथे पे आ जाते हैं टाइम होराइजन। ठीक है, आप कितने टाइम के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। शॉर्ट होराइजन है तो उसका अलग है, लॉन्ग होराइजन है तो उसका अलग है इन्फ्लुएंस। ठीक है, अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। आपके पास किस तरह की फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपने फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन है वो कॉन्क्रीट है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत सॉलिड होगी। अगर फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन कॉन्क्रीट नहीं है तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अगर फोरकास्टिंग इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है। इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो क्या होगा, तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पे सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ, नेचर ऑफ जॉब्स बीइंग फील्ड ऑफ लोडिंग द वर्क। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब बीइंग फील्ड ऑफ लोडिंग द वर्क। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब क्या है और वर्कलोड क्या है, इस पे भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। ये भी फैक्टर आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अब नेचर ऑफ जॉब ऐसा है जिसमें एक्सीडेंट्स की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, या नेचर ऑफ जॉब ऐसा है जिसमें लोगों की तबीयतें ज्यादा खराब होती हैं, तो जाहिर सी बात है रेगुलर इंटरवल्स पे आपको लोगों को जो है अपने यहाँ नौकरी देनी होगी, लोगों को रिप्लेस करना होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भाई उसको कोई ना कोई रिप्लेस करेगा, तभी तो काम सही से चल पाएगा। अगर उसको रिप्लेस कोई नहीं करेगा तो काम कैसे सही से चल पाएगा। ठीक है, काम रुक जाएगा, काम हैम्पर होगा। तो इस वजह से ऐसे जॉब्स जिसमें इस तरह की सिचुएशन होती है, आपको शुरू से ये चीज करके रखनी पड़ती है कि साहब इस तरह के अरेंजमेंट्स रहें कि अगर कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट आ जाए और काम होता रहे सही से।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड बात करती है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इस्तेमाल करती है फ्यूचर चैलेंजेस को मीट करने के लिए, कॉस्ट कट करने के लिए और ग्रेटर इफेक्टिवनेस अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इस्तेमाल तीन चीजों के लिए करती है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज टू फ्यूचर चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए। ठीक है, जो फ्यूचर चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे डील करना है उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है। दूसरा, कट कॉस्ट, अपनी रिकरिंग कॉस्ट जो होती है उसको कट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का यूज करती है। ठीक है, कि जो कॉस्ट इनकर हम कर रहे हैं वो कम से कम हो। ठीक है, और तीसरा, अचीव ग्रेटर इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी एफिशिएंसी अटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को और इफेक्टिव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहां तक क्लियर है सब लोगों को? प्लीज रेस्पॉन्ड इन यस और नो। यहां तक सबको क्लियर है बेटा, बताइए मुझे। हेलो, हेलो, हेलो। ऑल राइट, नेक्स्ट, क्रिएट अ टैलेंट पूल। ठीक है, एक टैलेंट पूल क्रिएट करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टैलेंट पूल मतलब आपने टैलेंट को कलेक्ट करके रखा है, आपने टैलेंट का एक डेटाबेस बना के रखा है टैलेंटेड लोगों का, और जब भी आपको जिसकी भी जरूरत पड़ेगी आप उसको कॉल कर सकते हैं, आप उसको जॉब पे बुला सकते हैं, आप उसको कोई टास्क या रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इफेक्टिव होती है तो उसके बलबूते पे आप लोगों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके रखते हो, ताकि आने वाले वक्त में अगर कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं तो उन चैलेंजेस के साथ कोप अप कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के काम पे किसी भी तरह का कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, और वो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के साथ, अनसर्टेनिटीज के साथ लोग डील कर सकें। नेक्स्ट, कोप विद द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए चेंजेस, परिवर्तन एक नियम है। ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते ही रहते हैं, चाहे वो टाइमिंग में हो, चाहे प्रोसीजर्स में हो, चाहे पॉलिसीज में हो, चाहे प्रैक्टिसेस में हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है आपको कोप विद चेंजेस करने के लिए, कि आप चेंजेस के साथ आसानी से कोप अप कर सके। इसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कट कॉस्ट। कट कॉस्ट की तो बात हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जब इफेक्टिव होती है तो कॉस्ट कट होती है, और कॉस्ट कट होती है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, हेल्प सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का क्या मतलब होता है? सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि एक आदमी है वो काम कर रहा है, अभी अगर जब वो आदमी रिटायर हो जाएगा या खुदा ना खास्ता उस आदमी की डेथ हो जाएगी, या वो नौकरी छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लेगा, या उसका ट्रांसफर हो जाएगा या किसी दूसरी ब्रांच में, तो उसकी जगह कौन लेगा, उसका सक्सेसर कौन होगा, ये कहलाती है सक्सेशन प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सक्सेशन प्लानिंग में भी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की बात कर लेते हैं। हमने आज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखा। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार सिग्निफिकेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए अब इसको देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंफॉर्मेशन गैदर करती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाती है और डिसीजंस लेती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जरिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनके जरिए उनके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उनके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ठीक है, जब एचआर प्लानिंग प्रॉपरली अप्लाई की जाती है तो वो बहुत कई क्वेश्चंस को आंसर करती है। जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपरली बनाई जाती है, प्रॉपरली की जाती है और प्रॉपरली उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वो
ये सारे सवालों के आपको बड़ी आसानी के साथ जवाब मिल सकते हैं। क्या क्या सवालों के आपको जवाब मिल सकते हैं अगर आपने प्रॉपर एचआर प्लानिंग कर रखी है तो? सबसे पहले, हाउ मैनी स्टाफ डज दी ऑर्गेनाइजेशन हैव? ऑर्गेनाइजेशन ने कितने कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने कितने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है? What type of employees as far as skills and abilities are concerned does the company have? कौन कौन सी स्किल्स और कैपेबिलिटीज के लोग कंपनी में काम कर रहे हैं? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने अवेलेबल रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सके? ठीक है। किस तरह से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से रख सकती है? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको आपकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के जरिए मिलता है। किस तरह से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से रख सकती है? ठीक है। ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको देगी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्कफोर्स डिमांड। ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप ये पता कर पाएंगे कि आपकी वर्कफोर्स डिमांड है या नहीं है, कम है या ज्यादा है या कितनी है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आप ये डिटरमाइन करेंगे कि आपकी वर्कफोर्स डिमांड क्या है? सबसे पहला फैक्टर रिटायरमेंट। ठीक है। रिटायरमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी वर्कफोर्स डिमांड कितनी है। जितने लोग आपके यहाँ से इस बार रिटायर होके जा रहे हैं उतने ही लोगों की आपको सीधे सीधे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह खाली होगी, उनकी जगह खाली होगी तो उनका काम कौन करेगा? उनका काम करने के लिए आपको नया एम्प्लॉय लाना पड़ेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। दूसरी चीज है आपका टर्नओवर। कितने लोग आपके यहाँ से पे आ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़कर जा रहे हैं? जितने लोग आपके यहाँ नौकरी छोड़कर जा रहे हैं उतनी जगहें आपके यहाँ खाली हो रही है। जितनी जगहें आपके यहाँ खाली हो रही है उतने लोगों की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनमें अगर आप लोग नहीं रखोगे तो जाहिर सी बात है काम अफेक्ट होगा और काम अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट, प्रमोशन। कितने लोग प्रमोट हो रहे हैं? जब आदमी प्रमोट हुआ तो उसकी अब वो प्रमोट होके सीनियर पोजीशन पर पहुंच गया, उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन खाली हो गई। वो पोजीशन खाली है तो उस पोजीशन को आपको कहीं भरना है, या तो बाहर से आदमी लाके भरिए या अंदर से किसी को प्रमोट कर दिए जो उसकी जगह पे। ठीक है। तो ये एक अगला फैक्टर हो गया। चौथा हो गया आपका ग्रोथ। ठीक है। अगर एम्प्लॉय ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है उसने कुछ अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर लिए या साथ में रहते हुए कोई उसने अलग से कोई कोर्स कर लिया, ठीक है, वो डिप्लोमा था उसने इंजीनियरिंग कर ली, तो आप जाहिर सी बात है उसको प्रमोट कर देंगे, उसको प्रमोट कर देंगे, उसकी एग्जिस्टिंग पोजीशन खाली हो जाएगी, तो उसको आपको भरना पड़ेगा अगेन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस को अगर देखें आप, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले वक्त में हमें कितने लोगों की डिमांड पड़ेगी, आने वाले वक्त में हमारे पास कितने लोगों की सप्लाई होगी। ठीक है। सप्लाई और डिमांड में क्या, सप्लाई अगर डिमांड और सप्लाई बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर डिमांड और सप्लाई में कोई फर्क है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो हमें एक अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो हमें अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है आपकी डायरेक्टली। ठीक है ना। ये काफी फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। अब आगे इसको देख लेते हैं। ठीक है। जैसे आपको एक ये डायग्राम में नजर आ रहा होगा। ठीक है। सप्लाई और डिमांड को आपने कंपेयर किया। अब आपने, ठीक है, पर्सनल रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग, पर्सनल रिक्वायरमेंट फोरकास्टिंग, अगर पर्सनल सरप्लस है तो क्या करेंगे, पर्सनल शॉर्टेज है तो क्या करेंगे। ठीक है। पर्सनल सरप्लस होगा तो अलग स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको डायग्राम में नजर आ रही हैं, और पर्सनल का अगर शॉर्टेज है तो उसके लिए अलग स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपको डायग्राम में नजर आ रही हैं। ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोरकास्टिंग दी ह्यूमन डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड हम फोरकास्ट कर सकते हैं? ठीक है। फैक्टर्स जो कि फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फॉर एचआर को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है। सबसे पहला है एक्सटर्नल चैलेंजेस। एक्सटर्नल चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो हमारे
डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सटर्नल चैलेंजेस है, एक्सटर्नल चैलेंजेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा, कंपटीशन हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अगला ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्कफोर्स फैक्टर्स कई ऐसे होते हैं जो हमारी एचआर की डिमांड को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब फोरकास्टिंग टेक्निक्स, किस किस तरह से हम ये फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड क्या होगी, ये फोरकास्ट करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सटर्नल चैलेंजेस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल चैलेंजेस है एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एलपीजी मॉडल, ठीक है, इसकी वजह से ह्यूज डिमांड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हो गई है, क्योंकि इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड बढ़ी। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों को जॉब मिल जा रहा है, वरना पहले तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट रहते थे, और गवर्नमेंट जॉब हर किसी को मिल नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कम है, जॉब सीकर ज्यादा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई और उन जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से बहुत लोगों को नौकरियां मिली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस, जैसे डिसीजंस एक्सपेंशन का, डाइवर्सिफिकेशन का और रिलोकेशन का। ठीक है, ये सारे आपका ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड को बढ़ाते हैं। आपको एक्सपेंड करना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको नई ब्रांचेस खोलनी है। ठीक है, कोई भी आप इस तरह की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे तो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम करे। तो ये आपके आपके लिए डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाती है, और डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स जब जब बढ़ेगी तब तब आपको नए लोगों को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट जो है ये एक अटेम्प्ट है ये पता करने का कि आपको फ्यूचर में आप कितने ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड होने वाली है, ये पता करने का ह्यूमन रिसोर्स एचआर डिमांड फोरकास्ट एक तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब इसके क्या क्या तरीके होते हैं जिनके जरिए हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं फॉर ह्यूमन रिसोर्स। पहला तरीका होता है एक्सपर्ट फोरकास्ट, दूसरा तरीका होता है ट्रेंड एनालिसिस, तीसरा तरीका होता है वर्कफोर्स एनालिसिस, और चौथा तरीका होता है वर्कलोड एनालिसिस। ये चार तरीके ऐसे होते हैं जिनके जरिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि साहब फ्यूचर में हम फोरकास्ट कर सकते हैं इन चारों तरीके के जरिए कि इन कमिंग फ्यूचर हमें कितने हमारी ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड कितनी होगी। इज दैट